हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और वो है बालकों का संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये जो इमोशनल डेवलपमेंट है, ये विकास की तीनों अवस्थाओं के दौरान किस तरीके से विकसित हो रही है, हमें इसको डिस्कस करना है। यानी शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है, फिर बाल्यावस्था में उसका स्वरूप कैसे बदल रहा है, और किशोरावस्था में वो कैसे कंक्रीट फेज में पहुंच रहा है या एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करना प्रारंभ कर दे रहा है, या कोई पैटर्न निर्मित हो जा रहा है जो कंक्रीट फेज में पहुंच गया, इसमें बदलाव अब संभव नहीं है। आपके मन में भी यह प्रश्न उठना चाहिए कि जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो किसी भी तरह की समस्या को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है, और दो चार चीजों को ही लेकर के वो जन्म लिया है, दो चार बेसिक इंस्टिंक्ट को लेकर उसने जन्म लिया है बस। आखिर वो कैसे इतना कॉम्प्लेक्स इंसान बन जाता है जो अपने जीवन में जितने भी लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, सबके साथ वो एक एक रिश्ता निभा रहा है ना। आपके कांटेक्ट में जितने लोग हर रोज आते हैं, आप सबके साथ रिश्ता निभा रहे हैं। माँ के साथ एक अलग तरह का रिश्ता है आपका, पिता के साथ अलग है, भाई के साथ अलग है, बहन के साथ अलग है। जो शादीशुदा है उनके ससुराल के पक्ष में बहुत सारे लोग हैं, हर किसी के साथ आप रिश्ता निभा रहे हैं। तो इतना जटिल प्राणी आप कैसे बन गए? आप तो एक सिंपल सा सिर्फ एक बालक हुआ करते थे जो सिर्फ भूख लगने पर या किसी तरह की विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही रो करके किसी दूसरे को इंगित करते थे, इंडिकेट करते थे। लेकिन आज इतने जटिल प्राणी के रूप में आप विकसित हो चुके हैं। इसी प्रश्न का जवाब आपको इस टॉपिक में मिलता है। तो संवेग से हमारा मतलब होता है कोई एक ऐसा व्यवहार, मनुष्य के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाला कोई ऐसा व्यवहार जो उसको सामान्य दशा में नहीं रहने देता, ठीक है, वही होती है संवेग की अवस्था, यही है संवेग। इसके लिए हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं कि बालक के संवेगात्मक विकास और उसके संवेगात्मक व्यवहार के कुछ प्रमुख आधार हैं, जैसे प्रेम, हर्ष, उत्सुकता, ठीक है। इसके साथ साथ भय, क्रोध और ईर्ष्या। यानी तीन को जो हमने देखा वो सुनकर के ही ऐसा लग रहा है जो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। बाकी तीन को जो हम देख रहे हैं, जैसे भय, क्रोध, ईर्ष्या, तो ये निगेटिव मीनिंग दे रहा है। दोनों ही प्रकार के एग्जाम्पल को हमने यूज किया। ये दोनों ही प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हैं वही संवेग के आधार बनते हैं। जैसे प्रेम, हर्ष, उत्सुकता, ये सब कुछ ऐसे संवेग हैं जिसका वेलकम किया जाता है, जो डिजायर्ड है, जो एक्सेप्टेड है सोसाइटी के द्वारा। जबकि भय, क्रोध और ईर्ष्या ये मनुष्य को कुंठित बनाते हैं, किसी न किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स उसके अंदर डेवलप कर देते हैं, ठीक है। तो मनुष्य के सभी संवेगात्मक व्यवहार और संवेगात्मक विकास के आधार यही सब है। अब एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं कि संवेग व्यक्ति को किसी कार्य को सीखने, उसके सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक विकास इत्यादि को प्रभावित करता है। और संवेग उपद्रव की अवस्था है जिसमें व्यक्ति सामान्य नहीं रह जाता। ये पूरा का पूरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा इसको। इसमें कहा जा रहा है कि संवेग
व्यक्ति को किसी कार्य को सीखने, उसके सामाजिक, नैतिक और चारित्रिक विकास को प्रभावित करता है। संवेग से मूल रूप से आप देख सकते हैं कि 4 तरह की चीजें प्रभावित हो रही हैं। सबसे पहला सीखना, सीखने की क्षमता या सीखना, अधिगम। लर्निंग इमोशन से प्रभावित होता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन बनाते समय कैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? ठीक है, और सही ऑप्शन को अगर चुनना है, वहां हो सकता है एक ऑप्शन आपको इमोशन दे दिया जाए, या हो सकता है इनमें से कौन सा फैक्टर सही नहीं है, तो 3 सही रहेगा, एक को आपको चुनना होता है। ऐसे ही ये फैक्ट्स बिखरे हुए मिलेंगे, आपको कलेक्ट करना है, अपने कंसेप्ट के साथ उसको जोड़ना है, ताकि एग्जाम के समय वो क्लैरिटी बनी रहे और आप आंसर दे सके। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि संवेग से 4 चीजें प्रभावित हो रही हैं। सबसे पहला उसने कहा कि सीखने की क्षमता या अधिगम, अधिगम प्रभावित होता है इमोशन से। दूसरा कहा जा रहा है कि व्यक्ति का सामाजिक विकास, संवेगों का प्रभाव सामाजिक विकास पर पड़ता है। संवेगों से नैतिक विकास प्रभावित होता है। ये थोड़ा थोड़ा संज्ञानात्मक विकास की ओर जा रहा है। नैतिक विकास को संज्ञानात्मक विकास के साथ जोड़कर आप देख सकते हैं। तो अधिगम प्रभावित हो रहा है, सामाजिक विकास प्रभावित हो रहा है और नैतिक विकास प्रभावित हो रहा है, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास भी कह रहे हैं। और इसके बाद है चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास को अभी के लिए आप पर्सनैलिटी समझ करके चलिए, क्योंकि चरित्र भी पर्सनैलिटी का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये 4 चीजें संवेग से प्रभावित हो रही हैं: अधिगम, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास। मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये 4 चीजें इमोशन से प्रभावित हो रही हैं। और यही टेल में एक लाइन कहा जा रहा है कि संवेग उपद्रव की अवस्था है। उपद्रव का मतलब क्या होता है, आप बताएंगे कोई? उपद्रव किसको कहते हैं? इमरोज? सर जिसमें बहुत ज्यादा बदमाशी बच्चे लोग को बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये भी सही है, 1-2 मीनिंग और आना चाहिए। हाँ, कोमल। स्थिर होने का सिचुएशन। क्या क्या? स्थिर होने का सिचुएशन मतलब मन शांत नहीं ना। ठीक है, मतलब और? सर मतलब बहुत तरीके के चीजों को सोचना। सर यहाँ पे संवेग का मतलब बोला ही गया है कि जो समान दशा में नहीं रहता है। तो उपद्रव का मतलब वही हुआ कि जो उसका जो नेचुरल है वो नेचुरल नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस मतलब उसके मन में चलता रहे। ठीक है, और कोई? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, नेटवर्क इश्यू है शायद आपके साथ। चलिए कोई नहीं। देखिए, उपद्रव की अवस्था जब कही जा रही है ना, तो इसमें जो सामान्य तौर पर एक व्यवस्था बनी हुई है, एक प्रक्रिया अनवरत जारी है, उसमें जो डिस्टरबेंस आ रहा है उसके लिए उपद्रव यूज किया जा रहा है। ठीक है, एक ऐसी अवस्था जो किसी व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करती है, उसको उपद्रव का नाम दे दिया गया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि संवेग उपद्रव की अवस्था है, यानी जो आपके शरीर का, आपके माइंड का, आपके व्यवहार का जो एक सिस्टम बना हुआ है, उसमें ये इंटरफेरेंस डालने का काम कर रहा है, और जिसके वजह से वो व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जा रही।
इसीलिए कहा जा रहा है कि संवेग उपद्रव की अवस्था है, इसमें व्यक्ति सामान्य नहीं रहता। यानी आपको एक प्रकार के असामान्य स्थिति की ओर ढकेलने वाला जो फैक्टर है उसको संवेग कहा जा रहा है। जैसे आप आराम से एक जगह पर बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी, वो अपने मूल रूप में बनी हुई है, वो व्यवस्था चलती चली जा रही है, लेकिन अचानक वहां पर कोई आ जा रहा है जो जोर जोर से शोर मचाना प्रारंभ कर दे रहा है, या आपको बैठकर बात करने से रोका जा रहा है, किसी भी तरह की समस्या आ सकती है, तो आप वहां पर सामान्य नहीं रह जाते हैं, कुछ न कुछ रिस्पॉन्स आप करते हैं। ठीक है, एसआर थ्योरी के आधार पर भी आप इसको समझ सकते हैं कि जब भी स्टिमुलस आपके सामने आएगा आप रिस्पॉन्स करने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स करना ही, आपके द्वारा अनुक्रिया का किया जाना ही संवेग है। यानी संवेग वो फैक्टर है जो आपको अनुक्रिया करने के लिए बाध्य कर रहा है। जैसे एक बच्चा है, खेल रहा है, खेलते खेलते अचानक उसे प्यास लग गई, तो जो उसकी एक अवस्था निरंतर बनी हुई थी अभी बहुत देर से, उसमें ब्रेक आया, उसमें डिस्टरबेंस पैदा हुआ। तो यहां पर प्यास भी एक संवेग, एक इमोशन माना जाएगा। भूख भी एक इमोशन है। आप अपने काम को कर रहे होते हैं, अचानक आपको भूख की संवेदना होती है और आप खाने की खोज में लग जाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का संवेग है। आपका क्रोधित होना संवेग है, आपका खुश होना संवेग है। ठीक है, तो मैकडूगल महोदय ने जो बेसिक इंस्टिंक्ट था उसके आधार पर 14 तरह के अलग अलग संवेगों के साथ उसको जोड़ने का प्रयास किया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपके पास कुल 14 संवेगों का लिस्ट है, लेकिन इसके बावजूद और भी बहुत सारे, इस ग्रुप में और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर शामिल हैं जो आपको सामान्य नहीं रहने देते हैं। वे सब भी संवेग ही कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है कि संवेग कहते किसको है? यहां तक क्लियर हो चुका है या नहीं हुआ? अगर किसी को डाउट लग रहा हो तो आप अभी ही पूछ लीजिए। संवेग का मतलब ये है सीधा सीधा आपके बॉडी में उठने वाले अर्जेस, आपके बॉडी में उठने वाला डिमांड जो आपको स्थिर नहीं रहने दे रहा है। अब वो भूख, प्यास, डर, भय कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आश्चर्य की भावना भी हो सकती है। कोई भी एक ऐसी चीज जो आपके नॉर्मल कंडीशन में डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, उसी को संवेग का नाम दिया जा रहा है। दैट्स ऑल। अब हम लोग देखते हैं कि संवेगों की क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं की लिस्ट काफी बड़ी है, लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल उन विशेषताओं को ही देखेंगे जिससे ये क्लैरिटी आए कि संवेग का काम क्या है और संवेग का मतलब क्या होता है। ये दोनों चीजों को क्लियर करने के लिए ही हम विशेषताओं के कुछ पॉइंट्स को केवल देखें। इसमें पहला ही लाइन कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति के उत्तेजित रहने की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति सामान्य नहीं रह जाता। ये पहली विशेषता है, आपका कंडीशन नॉर्मल नहीं रह जाता। तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो आपको नॉर्मल कंडीशन से विमुख कर रहा हो, वो सारे फैक्टर्स और उससे रिलेटेड जो रिस्पॉन्स आपके शरीर में उत्पन्न हो रहा है, ये सब कुछ इमोशन के दायरे में आएगा। अगर आपके अंदर लालच का भाव उत्पन्न हो रहा है, मान लेते हैं, और उसके वजह से आप सामान्य नहीं रह पा रहे हैं, तो यहाँ पर लालच भी एक संवेग है। समझ रहे हैं? आपको भूख लगी और आप सामान्य नहीं रह गए, तो भूख आपके लिए संवेग है। आपको प्यास लग रही है
और इसके वजह से आप नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं, या जिस काम को कर रहे थे उसमें डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ और एक तरह की उत्तेजना उत्पन्न हुई आपके अंदर अनुक्रिया के तौर पर, तो प्यास भी आपके लिए एक संवेग है, इमोशन। ठीक है, जैसे इस लिस्ट में बहुत सारी चीजों को आप शामिल कर लीजिए। आप आराम से बैठे हुए, अचानक तेज आवाज हुई, आपके अंदर आश्चर्य की भावना भी आई कि अचानक ये आवाज कहाँ हुआ, हैरानी हुई थोड़ी, और उस समय आपको डर भी लगा। कोई भी अप्रत्याशित घटना घटती है तो हमें डर तो लगता ही है। तो यहाँ पर वो आपका चकित होना, आपका डर जाना, ये भी संवेग है, क्योंकि इसने आपको नॉर्मल नहीं रहने दिया। ये लिस्ट काफी लंबी है। तो इसका मतलब है कि संवेग वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति सामान्य नहीं रहता है, उत्तेजित रहता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि संवेग में चेतन अनुभूति होती है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ठीक है, चेतन अनुभूति। चेतन अनुभूति का मतलब क्या है, चेतना का मतलब क्या है, पहले ये बताइए, किसी को याद है? कॉन्शियसनेस सिगमंड फ्राइड वाले सेक्शन में हम लोगों ने देखा था, साइको एनालिटिकल थ्योरी में भी हमने इसको डिस्कस किया है। देखिए, सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि मन के 3 लेवल हैं। टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ द माइंड को डिफाइन करते समय सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 हिस्से बताए, 3 स्तर बताए। पहला है चेतन, दूसरा है अर्धचेतन या अवचेतन, और तीसरा है अचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब है कि अभी मैं जो कुछ भी आपके सामने बोल रहा हूं, मैं इधर गर्दन कर रहा हूं, मैं उधर देख रहा हूं, मेरे हाथ में कुछ मूवमेंट हो रहा है, बोलते समय मेरा सिर हिल रहा है, ठीक है, या मैं खुद ही मूव कर रहा हूं, कुछ भी, जो भी वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, जो भी एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, अभी एट द सेम टाइम आप जो सुन रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, ये सब मन के किस हिस्से में हो रहा है? कॉन्शियस हिस्से में हो रहा है, चेतन हिस्से में हो रहा है। कुछ समय के बाद ये हर एक चीज याद नहीं रहेगी। सर ने कितनी बार पॉज लिया, सर ने कितनी बार ठीक है बोला, या तमाम तरह की जो चीजें हैं वो आपके दिमाग में बनी हुई नहीं रहेंगी। कुछ देर के बाद ये आपके दिमाग से बाहर हो जाएंगी। फिर क्या होगा कि आप दिमाग पर जोर डालेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे कि सर ने क्या बताया था, ठीक है, तो वो क्लैरिटी आपके माइंड में आनी शुरू होगी, यानी आप पुरानी किसी घटना को वापस अपनी चेतना में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो कहां पर दर्ज है जिसको चेतना में लाया जा रहा है वापस? तो वो अर्ध चेतन वाले हिस्से में दर्ज है, सबकॉन्शियस वाले हिस्से में स्टोर करके रखा हुआ है। और तीसरा लेवल भी है। तीसरा लेवल वैसा है जिसका कोई मतलब नहीं बनता, हम याद ना तो करना चाहते, ना ही इसकी जरूरत कभी पड़ती है, इसके वजह से हम सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, उसको चेतन हिस्से में, वहां से चीजों को चेतन माइंड में, कॉन्शियस माइंड में नहीं लाया जा सकता वापस, तो वो अनकॉन्शियस कहलाता है। मन के 3 हिस्से हो गए। जो अभी जो कंप्यूटर यूज करते हैं, या कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा वोलेटाइल मेमोरी के बारे में। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? आपके स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है, जैसे ही आप स्क्रीन ऑफ कीजिएगा, सब का सब हट जाएगा यहाँ से। हमारा चेतन माइंड बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आपके कंप्यूटर में कुछ चीजें सेव करके रखी हुई रहती हैं, ठीक है, सेव करके रखी हुई हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ता है, उस फोल्डर को, उस फाइल को खोलते हैं और चीजों को वापस ले आते हैं। ठीक है, ऐसा ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। कंप्यूटर के पास अनकॉन्शियस माइंड नहीं है, हमारे पास अनकॉन्शियस माइंड भी है। स्टोरेज है, रखा हुआ है, लेकिन उसको अपनी चेतना में वापस नहीं ला पाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि संवेग एक चेतन अनुभूति है, यानी ये जब भी होता है एट द सेम टाइम, एट द प्रेजेंट टाइम होता है। ठीक है, आपको भूख जो लगती है,
जिस समय में लगती है उस समय इसकी फीलिंग्स आपके अंदर में होती है। जब आपका पेट भरा है उस समय आप कल्पना करके देखिए कि मुझे भूख लग जाए, कुछ ऐसा कल्पना कीजिए, आपको भूख नहीं लग जाएगा सोचने से केवल। उस चीज को खाने की इच्छा हो सकती है, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो जो एक भूख का मतलब ये हुआ कि जो भी अभी मिले अभी हम खाएंगे, इस तरह की फीलिंग्स, है ना। तो कहा जा रहा है कि संवेग एक कॉन्शियस फीलिंग्स है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। जैसे बाथरूम लगना, आप उस समय किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। भूख लगती है उस समय किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जब भी आप किसी चीज को देख के चकित होते हैं, डर जाते हैं, उस समय वही चीज आपके मन पर हावी रहता है। और कहाँ मन के किस हिस्से पर हावी होता है? चेतन हिस्से पे हावी होता है। अभी अचानक से एक सांप दिख जाए आपको, ठीक है, जहां आप बैठे हुए वहीं आसपास में कोई सांप दिख जाए, अभी सारी चीजों को भूल करके आपका माइंड पूरी तरह से उधर ही कंसंट्रेट हो जाएगा। जिनको अभी नींद आ रही होगी, जैसे वीडियो ऑफ है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नींद आ रही होगी, आई नो, ठीक है। तो जिनको नींद आ रही होगी वो भी अभी नींद वहां पे भारी हो चुकी होगी, अभी पढ़ाई का मुद्दा थोड़ा पीछे हटेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि संवेग वैसा फैक्टर है जो आपको सामान्य नहीं रहने देता है, किसी भी प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करता है, और ये पूरी तरह से कॉन्शियस एक्सपीरियंस देता है आपको। आपका मन संवेग की अवस्था में पूरी तरह अपने संवेग के इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है। मन नहीं बल्कि मन का चेतन हिस्सा, ठीक है। और इसके वजह से चेतन अनुभूति होती है ना, इसके वजह से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। भय में कौन सा शारीरिक परिवर्तन होता है? आप डर के कांपने लगते हैं, होता है। गुस्से में क्या होता है? गुस्से में आपकी धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है। भूख लगने पे क्या होता है? पेट में भूख का जबरदस्त सेंसेशन होता है। प्यास लगने के बाद क्या होता है कि आपका होंठ सूखने लगता है या गले में सूखापन फील होने लगता है। तो ये एक कॉन्शियस लेवल पर तो वर्क कर ही रहा है, साथ ही साथ इसका प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ रहा है। संवेगों को हल्के में नहीं लेना है, समझना भी है और इसके इतने बड़े क्षेत्र को भी जानना है। ये मन के कॉन्शियस लेवल पर अपना प्रभाव डालने के साथ साथ आपके शरीर पर भी अपना प्रभाव डालता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि संवेग मनोवैज्ञानिक परिस्थिति या उत्तेजक के कारण उत्पन्न होते हैं। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एसआर थ्योरी के आधार पर संवेगों को डिफाइन करने में आपकी मदद करेगा। यह स्पष्ट कहा जा रहा है कि संवेग मनोवैज्ञानिक परिस्थिति या उत्तेजक के कारण उत्पन्न होता है। कोई भी ऐसा साइकोलॉजिकल इश्यू या मनोवैज्ञानिक मुद्दा जो किसी प्रकार के स्टिमुलस को रिप्रेजेंट कर रहा हो या किसी विशेष प्रकार के स्टिमुलस को डिफाइन कर रहा हो, तो हम उसे संवेगों के श्रेणी में रखते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि पर्यावरण में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जो हमको अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करती हैं। तो जो भी चीज हमको किसी प्रकार का रेस्पॉन्स देने के लिए बाध्य करे वही स्टिमुलस होता है ना। उत्तेजक उसी को कहते हैं, स्टिमुलस उसी को कहते हैं। तो वो हमारे अंदर उत्पन्न हुआ, यानी इमोशन क्या है? स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस है। लेकिन स्टिमुलस से ज्यादा ये रेस्पॉन्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आपके मन में भूख की बात जैसे ही आई, आपको भूख महसूस होना प्रारंभ हो गया, आपको खाने की इच्छा होने लगी। तो यहाँ पर भूख लगना आपके लिए स्टिमुलस का काम तो कर ही रहा है, लेकिन ज्यादा पैमाने पे, बड़े पैमाने पे यह आपके लिए रिस्पॉन्स है, क्योंकि रिस्पॉन्स के तौर पर हम इसे इमोशन का नाम देंगे।
क्योंकि भूख लगने पे हम नॉर्मल नहीं रह जाते हैं, हम उत्तेजना की अवस्था में आते हैं, हमें खाने का सेंसेशन फील होता है और हम खाने की तलाश में जुट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं ये लोग कि मनोवैज्ञानिक परिस्थिति या उत्तेजक के कारण उत्पन्न होते हैं। तो संवेग स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के आधार पर भी डिफाइन किया जाता है। सीधा सीधा आपको एक चीज समझना है, संवेगों को डिफाइन करते समय याद रखना है कि वातावरण में तमाम तरह की चीजें बिखरी पड़ी हैं, जिनका सीधा संबंध हमारे दैनिक जीवन से होता है या हमारे जीवित रहने के लिए वो आवश्यक होते हैं। उन प्रक्रियाओं के कारण तमाम तरह की अनुक्रियाएं हमारे शरीर से होती रहती हैं। जब ये अनुक्रियाएं होती हैं उस समय हम सामान्य अवस्था में नहीं रहते हैं, बल्कि एक विशेष प्रकार की उत्तेजना की अवस्था में होते हैं। इसी को संवेग या इमोशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है, एक निष्कर्ष के तौर पर एक लाइन में आप ये कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि संवेग एक विशिष्ट मानसिक दशा है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दशा तथा व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी ये एक विशिष्ट मानसिक दशा है, एक विशिष्ट प्रकार की मानसिक दशा है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दशा एवं व्यवहार में परिवर्तन होता है। आई होप कि इमोशन वर्ड को आपने बेहतर समझा होगा। अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके परिभाषाओं को देखेंगे। रॉस ने या फिर क्रो एंड क्रो ने, वुडवर्थ ने, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अपनी परिभाषाएं दी हैं। परिभाषाओं के द्वारा भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इमोशन किसे कहते हैं।